हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो हमारा एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था उसमें हम लोग बेसिकली एमकॉम का पूरा ओवरव्यू देखे थे। चारों सेमेस्टर में हम लोग को कितना कितना पेपर पढ़ना है, इसके साथ साथ जो हमारा एमकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस था इसमें कौन सा चार पेपर पढ़ना था और चारों पेपर का जो सिलेबस का ओवरव्यू था इसको हम लोग वहाँ पे एट अ ग्लांस कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली जो हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग है, जो अकाउंट्स का पेपर है, इसका क्या सिलेबस है, इसमें एग्जैक्टली कौन कौन सा टॉपिक पढ़, ये सब चीज को हम आज के वीडियो में देखने हम लोग कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग का एग्जाम होता है ये किस तरह से होता है, इंटरनल में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स का होता है, इसके साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल का पेपर होता है वो किस तरह से होता है, ये सब चीज को आज के वीडियो में बेसिकली कवर करने वाले। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दें, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है कॉमर्स शिक्षा के नाम से, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो भी अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं एमकॉम सेमेस्टर 1 का, वो प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस ग्रुप में हम लोग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होता है एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या नोट्स वगैरह उसको हम लोग शेयर करते हैं। तो प्लीज जो भी न्यू स्टूडेंट हो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। अब हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में जो हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट है अकाउंट्स के सिलेबस को जो हम लोग को समझना है इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न का बात करें कि इसका एग्जाम कैसे होता है, तो ये जो पेपर है हमारा ये पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है। जिस तरह से अदर पेपर हमारा एमकॉम सेमेस्टर 1 में अदर 3 पेपर का एग्जाम होता है, ठीक उसी टाइप से इसका भी एग्जाम होगा। ये भी पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का जो पेपर है इसमें से 30 मार्क्स हमारा इंटरनल होता है और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। 30 मार्क्स का जो इंटरनल है इसका मार्किंग जो हमारा है यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, या तो अगर यूनिवर्सिटी से हमारा एमकॉम चल रहा है तो यूनिवर्सिटी में जो एमकॉम कॉमर्स का डिपार्टमेंट है वहां से वो मार्किंग इसका करेगा, या तो अगर किसी कॉलेज के थ्रू हमारा एमकॉम चल रहा है जैसे मार्कम कॉलेज हो या ग्रेडी कॉलेज हो, आदर्श कॉलेज हो या रामगढ़ कॉलेज या जे कॉलेज, ये सब कहीं से अगर एमकॉम चल रहा है तो उस रिस्पेक्टिव कॉलेज से हमारा ये 30 मार्क्स का मार्किंग होता है। 30 मार्क्स में कितना मिलना ये वहां पे डिसाइड होगा। और जो 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम है ये एग्जाम यूनिवर्सिटी लेता है, हर एक कॉलेज के लिए यूनिक होता है। इंटरनल का जो एग्जाम होता है, अगर हम यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट का बात करें, बीपीओ कॉमर्स डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे 30 मार्क्स का जो इंटरनल एग्जाम है ये भी दो पार्ट में ब्रेक होता है। 20 मार्क्स का एग्जाम होता है और 10 मार्क्स का जो होता है स्टूडेंट का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बेसिस पे मार्किंग किया जाता है। 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये भी हम 30 मार्क्स के बारे में बता रहे हैं। 30 मार्क्स का इंटरनल में 20 मार्क्स का जो मार्किंग होगा ये एग्जाम के बेसिस पे होता है, इंटरनल एग्जाम के बेसिस पे, और 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बेसिस पे। 20 मार्क्स का अब जो इंटरनल एग्जाम होगा इसमें से 4 क्वेश्चन रहता है, 4 में से 2 क्वेश्चन हम लोग को आंसर करना होता है। मतलब 2 क्वेश्चन जो हमारा है 10 मार्क्स का हो गया, तो 10 मार्क्स का हमारा 2 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स का इंटरनल, और 10 मार्क्स का जो बच गया ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बेसिस पे। तो इस तरह से टोटल इंटरनल मार्किंग हमारा 30 मार्क्स का हो गया। अब 70 मार्क्स जो बचा ये हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होगा। एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है यहाँ पे हम लोग को 14 मार्क्स का 5 क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है। तो इस तरह से हमारा एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा ये 70 मार्क्स का हो गया। एक्सटर्नल एग्जाम बोल सकते हैं या फाइनल एग्जाम बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ एग्जाम पैटर्न है मैनेजरियल अकाउंटिंग का। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग का एग्जाम पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न हर एक सब्जेक्ट का है। एमकॉम का जो हमारा चारों सेमेस्टर में जो टोटल 16 पेपर पढ़ना है, ये पूरा 16 पेपर का एग्जाम पैटर्न हमारा यही होता है। 30 का इंटरनल, 70 का एक्सटर्नल, वही चीज यहाँ पे लिखा गया। मार्क्स जो है एक्सटर्नल 70 का है, इंटरनल 30 का है, तो ये चीज हमारा यहाँ पे लिखा गया। अब अगर हम लोग इस पेपर के सिलेबस का बात करें, मैनेजरियल अकाउंटिंग के सिलेबस का, तो ये जो हमारा पेपर का सिलेबस है ये मेन टोटली 5 यूनिट में हमारा डिवाइडेड है। पहला हो गया यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसी तरह यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। टोटल हमारा अकाउंट्स का पेपर 5 यूनिट में डिवाइडेड है। और एग्जाम में पांचों यूनिट में अगर ये टॉपिक हम लोग छोड़ दें तो इसको छोड़ के सेकेंड यूनिट का थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी जो भी टॉपिक बचा
सबसे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या तो प्रैक्टिकल या तो थ्योरेटिकल। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज जरूर बोल सकते हैं कि हमारे एग्जाम में जो पांचों यूनिट है, पांचों जगह से क्वेश्चन आता है, हर एक यूनिट से लगभग दो दो क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से टोटल हमारा 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन के अप्रोक्स आता है, जिसमें से हम लोग को 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। कुछ इस तरह से हमारा एग्जाम पैटर्न। जिसको प्रीवियस ईयर का एग्जाम का थोड़ा और ज्यादा आइडिया लेना है, वो इसी चैनल के एमकॉम सेमेस्टर 1 का जो प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे इस पेपर को जाके देख सकता है। वहां से एक अच्छा आइडिया आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। अब अगर हम लोग यूनिट 1 के सिलेबस को देखें, तो यहाँ पे मेनली हम लोग को समझना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट इससे पहले हम लोग अगर मैनेजरियल अकाउंटिंग को थोड़ा समझें, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग कहने का मतलब होता है अकाउंट्स में जो हमारा कुछ टेक्निक्स है या कुछ टूल्स है जो स्पेसिफिकली मैनेजर लोग यूज करता है या हमारा हायर मैनेजमेंट यूज करता है किसी डिसीजन को लेने के लिए, उस सब चीजों के बारे में, उन सब टेक्निक्स के बारे में हम लोग को मेनली मैनेजरियल अकाउंटिंग में पढ़ना होता है। जिसमें से अब हम लोग अगर देखें पहला यूनिट, तो पहला यूनिट में हमारा क्या है, मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगभग मिलता जुलता टर्म। तो पहला यूनिट का सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग को पढ़ना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम लोग को डिफिनेशन समझना होगा, क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है, ये सब कुछ हम लोग को यूनिट 1 में समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या नेचर होता है, नेचर कहने का मतलब हो गया कि ये जो है दूसरे अकाउंट से किस तरह से अलग है। नेचर कहने का मतलब होता है उसका क्वालिटी, उसका लक्षण, कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। दूसरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या फंक्शंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग को किस तरह से हेल्प करता है, क्या ये अलग करता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं हो पा रहा था या कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं हो पा रहा था। तो वो सारा चीज हमारा फंक्शन का बात हो गया। ये हम लोग को किस तरह से, हम लोग जब इसको पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग को कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। तो वही सब जो हमारा फंक्शंस है, वही सब चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे समझना होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जैक्टली क्या फंक्शंस है, ठीक है, क्या यूनिक फंक्शन है जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं हो पा रहा था। तो ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे समझना है। इसके बाद हम लोग को ये भी पढ़ना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस, किस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग है। उसी तरह से कॉस्ट वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे समझना है। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है इसका क्या रोल होता है। हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करें, तो वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, इसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एग्जैक्टली क्या रोल है, ठीक है, वो क्या अलग काम करता है कॉस्ट अकाउंटेंट से, या जो हमारा जनरल अकाउंटेंट होता है उससे वो अलग क्या काम करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा हो गया रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये सब चीज भी हम लोग को यहाँ पे समझना है। इसके साथ साथ कॉस्ट का कुछ कंसेप्ट समझना है, कॉस्ट होता क्या है, क्या हमारा किस तरह से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन होता है, जो कुछ कहीं ना कहीं हम लोग ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत भी पढ़ के आते हैं, वही सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो ये सारा कुछ मेनली हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे समझना है। सेकेंड यूनिट अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इसका कंसेप्ट एंड यूसेज। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होता है, अभी तक जनरली इससे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये हमारा एग्जाम के लिए एक बार के लिए बोल सकते हैं कि थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं अगर सिलेबस में दिया तो हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है पहले ना पूछा गया बट आगे पूछ दे, तो हम लोग को पढ़ लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा। और इवन भले ही हमारे एग्जाम में ना पूछे, बट आगे कहीं ना कहीं अगर हम लोग नेट जेआरएफ का तैयारी करते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं जो हमारा फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे ये हम लोग को हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है। एबीसी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एबीसी क्या होता है, ये हम लोग को बताता है कि ओवरहेड को हम लोग को किस तरह से क्लासिफाई करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए अपने प्रोडक्शन के ऊपर, जिससे हमारा एग्जैक्ट कॉस्टिंग हो पाए उस प्रोडक्ट का। तो वो सब कुछ हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। जनरली पहले हम लोग क्या देखते हैं ग्रेजुएशन में, कि जो हमारा ओवरहेड है, ओवरहेड कहने का मतलब हो गया जो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। हम लोग वहाँ ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। हम लोग ग्रेजुएशन में ये सब कुछ पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें से ओवरहेड ऐड करते हैं। ओवरहेड बेसिकली हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। जैसे फैक्ट्री का रेंट, तो ये तो हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में कवर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये सब जो हमारा ओवरहेड होता है ना, इसको ट्रेडिशनली कहने का मतलब हो गया जो अभी तक कंसेप्ट चलते आया है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो हमारा कंसेप्ट बताता है कि इसको हम लोग किसी फिक्स रेशियो के बेसिस पे प्रोडक्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर अभी किसी को याद होगा या कोई रिकॉल कर पा रहा होगा तो उसको ये चीज पता होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग जनरली क्या करते थे, डायरेक्ट लेबर के रेशियो के बेसिस में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ईबीसी कॉस्टिंग क्या बोलता है कि इसको इस तरह से डिवाइड नहीं करो, इसके लिए हम लोग एक्टिविटी को एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो कुछ ये सब चीज हमारा होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है। उसके बाद इमर्जिंग कॉस्टिंग अप्रोच। इमर्जिंग कहने का मतलब जो जो अभी नया कॉस्टिंग का अप्रोच आ रहा है प्रैक्टिस में हम लोग अभी देख रहे हैं, जो पहले जो टेक्निक नहीं होता था। जैसे एबीसी, ये अभी जो हमारा न्यू कंसेप्ट है, बहुत मतलब ट्रेडिशनली यूज नहीं होता था, रिसेंटली बहुत दिन से यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इमर्जिंग न्यू कॉस्ट कंसेप्ट हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब नया कॉस्टिंग का प्रैक्टिस है, नया कॉस्टिंग का टेक्निक्स है। ये सब चीज के बारे में हम लोग को समझना है। उसके बाद वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग जो है इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। और इससे रिलेटेड जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है, जिसमें हमारा ये सीबीपी वगैरह कवर होता है, इसका वीडियो हम पहले से अपने चैनल पे बना के अपलोड किए हैं, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग इस सारी वीडियो को देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में। वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, उसके बाद इसका कंपैरिजन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग कहने का मतलब हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या यूज है, मार्जिनल कॉस्टिंग कहने का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली मैनेजमेंट का एक टूल है, टेक्निक। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग क्या मतलब क्या होता है, कॉस्ट निकालने का टूल्स या टेक्निक। तो जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, या वेरिएबल कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग का टूल ना होके ये मैनेजमेंट का एक टूल है किसी डिसीजन को लेने के लिए। तो वो सब चीज बेसिकली हम लोग को यहाँ पे समझना है। प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है ये पढ़ना है। ये इनकम स्टेटमेंट जो बनाने का बात कर रहा है, ये ट्रेडिशनली जो हम लोग बनाते थे वही इनकम स्टेटमेंट का बात नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे समझना है। सीबीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग को ये बताता है कि कितना कॉस्ट पे, किस वॉल्यूम पे क्या कॉस्ट आएगा। ठीक है, ये हम लोग बेसिकली सीबीपी का फॉर्मूला से ये सब कुछ निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस जो हम लोग कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस कहने का मतलब क्या होता है, हमारा सेल्स का वो पोर्शन जहाँ पे कॉस्ट और हमारा सेल्स इक्वल हो जाए। कहने का मतलब अल्टीमेटली हमारा ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। तो बिजनेस में हमारा जब उस लेवल पे हमारा सेल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वही ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में समझना है। अगर ब्रेक इवन से हमारा ज्यादा सेल होगा तभी हमारा हम लोग प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, अगर उससे कम होगा तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, बिजनेस हमारा रिस्क पे है। ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे समझना होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, पीवी एनालिसिस, मल्टी प्रोडक्ट एनालिसिस, अगर 2-4 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसका एनालिसिस कैसे करना है, कौन से किस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी में बनाना चाहिए, किसको कम बनाना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज। ऑप्टिमल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर हमारे पास कोई लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम 5-6 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को बनाना चाहिए जिससे हम अपने रॉ मटेरियल का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाए। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने का मतलब हो गया बेस्ट यूटिलाइजेशन। अगर कोई हमारे पास एक ही रॉ मटेरियल है, उससे 3-4 हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट रॉ मटेरियल हमारे पास लिमिटेड है, तो कौन सा प्रोडक्ट बना लें।
ए बना लें, बी बना लें, सी बना लें, होता है, ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये उसी के बारे में हम लोग को समझना है कि अपने रॉ मटेरियल का हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो ये सब कुछ हम लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा नेक्स्ट यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों रिलेटेड चैप्टर है। रिलेटेड चैप्टर कहने का मतलब हो गया दोनों का कंसेप्ट कहीं ना कहीं मिलता है, बहुत बहुत हद तक नहीं बोल सकते, दोनों है टॉपिक अलग बट दोनों का कंसेप्ट मिलता है, बेसिक चीज मिलता है। बजटिंग और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है ये दोनों कॉस्ट कंट्रोल का मेनली टेक्निक्स होता है जिसको हम लोग अकाउंट्स में या मैनेजमेंट में यूज करते हैं अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब ये हो गया, मान लेते हैं हम लोग जो है एक पेन बनाने का बिजनेस करते हैं और हमारा टारगेट है, प्लान है कि हम अपने पेन को ना 20 रुपए के कॉस्ट में प्रोडक्शन करें। इसमें से हमारा रॉ मटेरियल जो हो 12 रुपए का लगे, डायरेक्ट लेबर जो हमारा 6 रुपए का लगे और एक्सपेंस हमारा 2 रुपए का है। तो इस तरह से हमारा 20 रुपए में हमारा टारगेट है कि पेन ये हमारा बन जाए। तो बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो टेक्निक होता है ना, ये मेनली हम लोग को इसी चीज में हेल्प करता है यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करने में, कि हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 20 रुपए के अंदर ही बन जाए, मतलब रॉ मटेरियल 12 रुपए का ही लगे, ज्यादा का ना लगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग को हेल्प करेगा कि क्या करें जिससे हमारा रॉ मटेरियल 12 रुपए का ही लगे, डायरेक्ट लेबर 6 रुपए का ही लगे, इससे ज्यादा ना लगे हमारे प्रोडक्शन में, नहीं तो फिर हमारा कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। अगर हमारा डायरेक्ट लेबर 8 रुपए का लगने लगा, मान लेते हैं ये 12 ये 2 का ही लग रहा है बट ये 8 लगने लगा डायरेक्ट लेबर, तो अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट बढ़ने लगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग हम लोग को हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने। क्या करें जिससे हमारा कॉस्ट अल्टीमेटली 20 रुपए ही है, जो प्लान किए उतना ही कॉस्ट हो। तो ये हमारा बेसिकली दोनों बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है कॉस्ट कंट्रोल का टेक्निक है। बजटिंग करने का मतलब होता है, अगर इस यूनिट 4 को ही देखें तो बजटिंग करने का मतलब हो गया बजट बनाना, एस्टिमेट करना, जो हम बिजनेस में प्रोडक्शन करने वाले हैं इसका क्या कॉस्ट आएगा, कितना हम सेल कर पाएंगे, इसी को बोलते हैं बजटिंग। बजटिंग करने का मतलब एस्टिमेशन। तो यहाँ पे बजटिंग क्या होता है इसके मीनिंग डेफिनेशन को समझेंगे। इसके साथ साथ बजटिंग का नेचर क्या होता है, क्या फंक्शंस वगैरह होता है, प्रिपेयर हम कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, फिक्स वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है फिक्स बजट में और फ्लेक्सिबल बजट में, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। इसी तरह से यूनिट 5 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये हमारा कॉस्ट कंट्रोल का ही टेक्निक है। ठीक है, तो इसका क्या कंसेप्ट है, एडवांटेज क्या है, ये किस तरह से बजटिंग से अलग से कितने टाइप का स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड का ने जो हम लोग प्लान किए ना, जैसे ये जो हमारा 20 रुपए का कॉस्ट है, ये 20 रुपए का जो हम लोग प्लान किए, ये एक टाइप का हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट हो गया। अब जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आएगा मान लेते हो अलग आ रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। अब उसका भी एनालिसिस हम लोग को करना पड़ता है। ये सब चीज के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वेरिएंस एनालिसिस हम लोग को पढ़ना है, मटेरियल वेरिएंस के बारे में, लेबर वेरिएंस के बारे में, ओवरहेड वेरिएंस के बारे में। उसके बाद मैनेजरियल यूसेज ऑफ वेरिएंस क्या है, जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंस को कैलकुलेट किए, इसको मैनेजमेंट क्या है, इसको किस तरह से यूज करेगा अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने में, क्योंकि अल्टीमेटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्ट यही था कि जो हमारा प्लान है उसी के अंदर हमारा प्रोडक्शन हो जाए। तो ये सब कुछ हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ हमारा था सिलेबस, जो एक मेनली क्या क्या टॉपिक पढ़ना था इस चीज को हम लोग इस वीडियो में कवर किए। इसके साथ साथ आगे एक दो चीज और बता दें, अगर बुक का हम बात करें तो बुक एसपीपीडी पब्लिकेशन का जनरली यूज होता है, या तो दूसरा साहित्य भवन पब्लिकेशन का। ये दोनों बुक जो है एसपीपीडी पब्लिकेशन या साहित्य बुक्स का पब्लिकेशन का बुक अगर हजारीबाग या गिरिडीह रामगढ़ वगैरह में मिल जाता है तो अच्छा बात है। ठीक है, अदरवाइज इसको हम लोग एसपीपीडी के साइट पे भी जाके वहां से ये बुक खरीद सकते हैं। वहां पर इसमें जनरली फायदा क्या होता है, अगर एसपीपीडी के साइट पे हम लोग जाके बुक खरीदेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो एक ये फायदा है, क्योंकि जनरली 20% का डिस्काउंट किसी बुक दुकान में नहीं मिलता है, बुक शॉप में नहीं मिलता है। तो ये भी एक फायदा है, हम लोग यहाँ से साइट से भी डायरेक्ट जाके खरीद सकते, हमारे घर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं हजारीबाग या गिरिडीह में नहीं मिल रहा है बुक का, जाए रामगढ़ में नहीं मिल रहा है या कोडरमा में नहीं मिल रहा है, तो हम लोग रांची लाने तो नहीं जाएंगे,
स्पेशली इस बुक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे लिए वो भी सही है। तो इस तरह से हम कोशिश किए इस वीडियो में जो हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर था, एग्जैक्टली टॉपिक क्या पढ़ना था, ये सब चीज़ को कवर करने का। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट को रिवर्ट करने का, रिप्लाई करने का जितना जल्द हो सके। थैंक यू।